हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं बिंदु आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के कैलकुलेशन के बारे में। जब बिंदु आवेशों का कोई निकाय हो, चाहे निकाय में दो बिंदु आवेश हो, दो से अधिक बिंदु आवेश हो, तो इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु आवेश हो तो उस बिंदु आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, यहां मान लीजिए कि दो बिंदु आवेश है, एक है प्लस Q1 और यहां से R दूरी पर एक बिंदु आवेश है प्लस Q2। आप लोग सोचेंगे यहां कि हेडिंग तो ये दिया गया है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, लेकिन यहां विद्युत क्षेत्र तो दिया नहीं गया, यहां पर तो दो दो आवेश तो दिया गया है। तब कैसे होगा, देखिए कैसे होगा। आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र जब भी उत्पन्न होगा किसी आवेश के द्वारा उत्पन्न होगा। आवेश कहीं भी हो तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जैसे यहां देखिए प्लस Q1 बिंदु आवेश है, तो इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कहां से कहां तक। इसका जो स्थान दिया गया आवेश से लेकर अनंत तक, इसके चारों ओर के स्थान में हर जगह प्लस Q1 का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसी तरह से प्लस Q2 भी तो आवेश है, बिंदु आवेश। अब इस बिंदु आवेश के कारण भी इसके चारों ओर अनंत दूरी तक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। कहने का मतलब है प्लस Q1 बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में प्लस Q2 बिंदु आवेश स्थित है और प्लस Q2 बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में प्लस Q1 बिंदु आवेश स्थित है। तो देखिए यहां प्लस Q1 का जो विद्युत क्षेत्र है, मतलब प्लस Q1 के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वह विद्युत क्षेत्र प्लस Q2 के लिए बाह्य विद्युत क्षेत्र होगा और प्लस Q2 बिंदु आवेश के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वह विद्युत क्षेत्र प्लस Q1 बिंदु आवेश के लिए क्या होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र होगा। अब हम लोगों को क्या करना है कि प्लस Q1 का जो प्लस Q2 के विद्युत क्षेत्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो देखिए आप, अगर बिंदु आवेशों का निकाय होता और विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोगों को ज्ञात करनी होती तो क्या करते, निकाय के सभी बिंदु आवेशों को उनके दिए गए स्थान से हटाकर और कहां लेके चले जाते, अनंत पर लेकर चले जाते और फिर वहां से 1 बाय 1 एक एक करके सभी बिंदु आवेशों को उनके स्थान तक लाने के दौरान विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया, विद्युत बल के द्वारा किया गया कुल कार्य निकालते, फिर उस कार्य का माइनस करते तो पूरे निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोगों को प्राप्त हो जाता। अब देखिए यहां प्लस Q1 के विद्युत क्षेत्र में प्लस Q2 के विद्युत क्षेत्र में प्लस Q1 बिंदु आवेश स्थित है और अकेले इस आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, नियम सीखिए आप लोग। अगर किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु आवेश स्थित हो, कोई आवेश स्थित हो और उस अकेले आवेश का विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना हो तो करेंगे क्या कि जिस आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, केवल उसी को अनंत पर ले जाएंगे और वहां से उसके दिए गए स्थान तक लेकर आएंगे और करना क्या है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला जो आवेश है उसको ज्यों करते हो अपने जगह पर रख देंगे और जिसका स्थितिज ऊर्जा निकालना उसको अनंत से लेकर आएंगे और अनंत से लेकर आने के दौरान जो पहले से विद्युत क्षेत्र है उसके द्वारा कार्य निकालेंगे। अब आप लोग सोचेंगे विद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य कैसे होगा, कार्य तो हम लोग पढ़े थे बल के द्वारा। तो देखिए विद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य का मतलब हुआ कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा
आवेश पर जो विद्युत बल आरोपित होगा उस विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि किसी भी आवेश पर बल आरोपित कौन करता है? विद्युत क्षेत्र करता है। इसीलिए विद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य कहें चाहे विद्युत बल के द्वारा कार्य कहें, एक ही बात होगा। तो जिस आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोगों को ज्ञात करनी हो, केवल उसी आवेश को अनंत से लेकर आएंगे, बाकी सबको अपनी जगह पे रखेंगे, विद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य निकालेंगे और उस कार्य का माइनस कर देंगे, तो क्या मिलेगा? उस अकेले आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया? जैसे प्लस Q2 का विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोगों को कैलकुलेट करना, तो क्या करेंगे? प्लस Q1 को अपने स्थान पर रखेंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र प्लस Q1 के द्वारा उत्पन्न हुआ है, जिसमें प्लस Q2 को रखा गया है, और केवल प्लस Q2 को अनंत से लेकर आएंगे इसके दिए गए स्थान पर, और लाने के दौरान विद्युत क्षेत्र के द्वारा कुल कार्य निकालेंगे, फिर कुल कार्य का माइनस कर देंगे, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकल जाएगा। ठीक है? तो देखिए, अभी मैं जो समझा चुका हूं बस वही लिखा गया है यहां। किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु आवेश को अनंत से उसके दी गई स्थिति तक लाने के दौरान विद्युत क्षेत्र के द्वारा किए गए कुल कार्य का ऋणात्मक मान उस बिंदु आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। आप लोग इसे लिख सकते हैं। अब यहां देखना होगा, एक फॉर्मूला बनेगा, अर्थात U क्या है? बिंदु आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर माइनस WE। ये ध्यान में रखिएगा आप। इसी फॉर्मूला के अनुसार हम लोग अपना आगे का कैलकुलेशन करेंगे। जैसे देखिए, एक एग्जांपल, तो एग्जांपल फर्स्ट में ध्यान देंगे, दो बिंदु आवेश, एक मानते हैं प्लस Q1, और यहां से R दूरी पर एक बिंदु B है, जहां बिंदु आवेश मान लेते हैं प्लस Q2, और ये तो पूरा निकाय हो गया ना। हम लोगों को क्या करना है, एक बार प्लस Q1 का अकेले विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करना है, और एक बार प्लस Q2 का। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले से आप लोगों को बताया जा चुका है। जैसे अगर प्लस Q1 का विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोगों को कैलकुलेट करना हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस Q2 जहां है वही का वही छोड़ देंगे, और अकेले प्लस Q1 को अनंत से लेकर आएंगे इसके दिए गए स्थान A तक, और आने के दौरान विद्युत क्षेत्र के द्वारा कुल कार्य निकालेंगे, फिर उसका माइनस कर देंगे। ठीक है? तो देखिए यहां बिंदु आवेश प्लस Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने के दौरान क्या करना है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कुल कार्य, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कुल कार्य। देखिए WE1, ठीक है।
WE1 विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कुल कार्य कैसे निकालेंगे, तो आप लोग तो पढ़े हुए हैं। जब प्लस Q1 को अनंत से लेकर आ रहे हैं तो प्लस Q2 तो अपनी जगह पर है ना, अपने स्थान पर। तो एक आवेश को अपने स्थान पर रखते हुए समान चिन्ह वाला, याद रखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस, समान चिन्ह वाले आवेश को जब अनंत से लेकर आएंगे तो विद्युत बल के द्वारा, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R, दोनों के परिमाण का गुणनफल अपॉन दोनों के बीच की दूरी। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इस कार्य का माइनस कर देंगे तो विद्युत स्थिति ऊर्जा का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहां लिखना होगा अब बिंदु आवेश प्लस Q1 की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यहां जो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, U इक्वल टू माइनस WG, U इक्वल टू माइनस WG। अब क्या करना है, ये जो WG है, WG नहीं सॉरी, U इक्वल टू माइनस WE1। अब हम लोग क्या करेंगे, ये WE1 का मान यहां रख देंगे तो बिंदु आवेश प्लस Q1 की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकल जाएगा। ठीक है। अब देखिए आप, इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं U1, यहां U1 कर देना है। तो प्रथम बिंदु आवेश प्लस Q1 का विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनस, और ये माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R, और यहां होगा Q1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R। ये बिंदु आवेश प्लस Q1 की विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। अब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु आवेश प्लस Q2 की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे। और इसके लिए क्या करना होगा, तो देखिए अब यहां मैं लिटरेचर नहीं लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे, लिख सकते हैं। जब प्लस Q2 की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग करेंगे क्या, प्लस Q1 को अपने स्थान पे ही छोड़ देंगे और प्लस Q1 को अपने स्थान पे रखते हुए केवल प्लस Q2 को याद रखना है। जिस बिंदु आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करना है केवल उसी को अनंत से लेकर आना है। तो प्लस Q2 को अनंत से लेकर आएंगे और आने के दौरान विद्युत क्षेत्र के द्वारा, प्लस Q1 के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र है, कुल कार्य निकालेंगे, फिर कुल कार्य का माइनस कर देंगे। तो देखिए WE2 समझ में आ जाएगा। जैसे WE1 केवल प्लस Q1 को अनंत से A तक लाने के दौरान विद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य है, WE2 केवल प्लस Q2 को अनंत से बिंदु B तक, इसका स्थान बिंदु B है, लाने के दौरान विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य है। कैसे निकालेंगे, एक आवेश को अपने स्थान पर रख के समान चिन्ह वाला जब दूसरे आवेश को अनंत से लेकर आएंगे, किया गया कार्य माइनस होगा और कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R। और ये तो हो गया। अब जो है क्या करेंगे, बिंदु आवेश
प्लस Q2 की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा U2 बराबर माइनस WA2 और U2 इक्वल टू माइनस 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो यहां लिखना होगा U2 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R। हम लोग क्या किए, जो निकाय दिया गया था उसमें बिंदु आवेश प्लस Q1 की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट किए। इसके बाद बिंदु आवेश प्लस Q2 की भी विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट किए। अब देते हैं एग्जांपल सेकंड। एग्जांपल फर्स्ट में दो बिंदु आवेशों का निकाय दिया गया था। अब एग्जांपल सेकंड, इसमें हम तीन बिंदु आवेशों का निकाय लेंगे। एग्जांपल सेकंड में तीन बिंदु आवेशों के निकाय यहां लिया गया है और इसमें से प्रत्येक बिंदु आवेश किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर स्थित है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही पुराना रहेगा। यहां जो है प्लस Q1 बिंदु आवेश स्थित है प्लस Q2 एवं प्लस Q3 के विद्युत क्षेत्र में। प्लस Q2 बिंदु आवेश स्थित है प्लस Q1 और प्लस Q3 के विद्युत क्षेत्र में और प्लस Q3 बिंदु आवेश स्थित है प्लस Q1 एवं प्लस Q2 के विद्युत क्षेत्र में। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां सब लोग क्या करना है, तो यहां हम लोग को समझना है, अभी देखना है ध्यानपूर्वक आप लोगों को। प्लस Q1 का जब विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करना होगा तो प्लस Q2 और प्लस Q3 दोनों को अपने ही जगह पे रखेंगे। याद रहे, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले आवेशों को इधर उधर नहीं ले जाना। किसको ले जाना है, केवल उस बिंदु आवेश को अनंत से लेकर आना है जिसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोगों को कैलकुलेट करना है। जैसे प्लस Q1 की विद्युत स्थितिज ऊर्जा अगर कैलकुलेट करना हो तो देखिए आप यहां WE1, इसका मतलब क्या होगा, बिंदु आवेश प्लस Q1 को अनंत से उसके दी गई स्थिति तक लाने के दौरान विद्युत क्षेत्र इन दोनों आवेशों के द्वारा जो उत्पन्न किया गया कुल कार्य कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले इसके द्वारा कार्य निकाल रहे हैं, तो एक आवेश को अपने जगह पे रखें और समान चिन्ह वाले दूसरे आवेश को जब अनंत से लेकर आएंगे तो किया गया कार्य माइनस होगा। कितना, 1/4πε0 इंटू दोनों आवेशों के परिमाण का गुणनफल अपॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R1। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके द्वारा कार्य निकालेंगे। फिर यहां भी वही बात है, एक बिंदु आवेश को अपने जगह पे रखें, समान चिन्ह वाले दूसरे आवेश को जब लेकर आएंगे किया गया कार्य माइनस 1/4πε0 इंटू Q1 Q3 अपॉन R3। दूरी Q1 और Q3 के बीच कितनी है, R3। और जब ये कुल कार्य निकल गया, अब क्या करेंगे, अब इस कार्य का माइनस कर देंगे। तो अब यहां लिखना होगा बिंदु आवेश प्लस Q1 की विद्युत स्थितिज ऊर्जा
विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए Q1 इक्वल टू माइनस WE1 और Q1 इक्वल टू माइनस 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R3, ये माइनस माइनस प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R3 हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग। अब उसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लस Q2 बिंदु आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्लस Q3 बिंदु आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। मैं एक प्लस Q2 बिंदु आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट कर रहा हूं और आप लोगों को क्या करना है, प्लस Q3 जो बिंदु आवेश है उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा खुद से कैलकुलेट करना है। सीखना भी जरूरी है ना। आप लोग जब तक नहीं सीखोगे खुद से कैलकुलेट करना, फिर वीडियो देखने से, समझने से, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खुद से करने आप लोगों को आ जाए। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग यहां कैलकुलेट करेंगे WE2। अब चलिए WE2 क्या है। बिंदु आवेश प्लस Q2 की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोगों को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, केवल प्लस Q2 को अनंत से लेकर आएंगे इसके स्थान पर, और जब प्लस Q2 को लेकर आएंगे तब तक प्लस Q1 और प्लस Q3 को अपने स्थान पर रखना होगा। ठीक है, तो प्लस Q2 को अनंत से लेकर आएंगे तो इस पर बल लगाने वाले कौन कौन है, प्लस Q1 और प्लस Q3। मतलब प्लस Q2 प्लस Q1 और प्लस Q3 के विद्युत क्षेत्र में है तो प्लस Q1 के द्वारा अलग कार्य होगा, प्लस Q3 के द्वारा अलग होगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया। तो देखिए पहले प्लस Q1 के द्वारा प्लस Q2 पर किया गया कार्य, एक आवेश को अपने जगह पे रखें और समान चिन्ह वाले दूसरे को जब अनंत से लेकर आएंगे तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा या विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R1। देख लीजिए दोनों के बीच कितनी दूरी है, R1। अब Q3 और Q2, तो Q3 को अपनी जगह पे रखेंगे और समान चिन्ह वाला प्लस Q2 है, लेकर आएंगे, किया गया कार्य माइनस 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R2। और अब क्या करेंगे, अब बिंदु आवेश प्लस Q2 की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहां बिंदु आवेश प्लस Q2 की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बिंदु आवेश प्लस Q2 की विद्युत स्थितिज ऊर्जा देख लीजिए क्या होगी।
यहां हो जाएगा U2 इक्वल टू माइनस WE2 और फिर यहां U2 माइनस, देखिए WE2 का वैल्यू क्या है ये रख देंगे, यहां होगा -1/4πε0 Q1 into Q2 अपॉन R1 माइनस 1/4πε0 Q2 into Q3 अपॉन R2। और अब देखिए यहां ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो Q2 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R2। क्लियर हो गया। अब इसके बाद रह गया क्या, प्लस Q3, और प्लस Q3 की विद्युत स्थितिज ऊर्जा आप लोगों को खुद कैलकुलेट करना है, हो जाएगा ना। अब हम लोग को पढ़ना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो कभी कभी इन दोनों का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग, फर्स्ट पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कोई निकाय, बिंदु आवेशों का कोई निकाय आप लोग को दिया गया है और कहा जाए कि निकाय को निर्मित करने में, निकाय को बनाने में जो एजेंट होगा, एजेंट किसे कहते हैं, बाहर से जो फोर्स एक्सर्ट करने वाला होता है उसी को क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं। अगर कोई निकाय है तो निकाय के कंपोनेंट, निकाय के भाग, निकाय के पार्ट्स आपस में जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो तो इंटरनल फोर्स हुआ, आंतरिक बल। निकाय के बाहर से अगर कोई सोर्स हो फोर्स का तो उसी सोर्स को क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। तो किसी निकाय के निर्माण के लिए या निर्माण के दौरान एजेंट कितना कार्य करेगा, अगर ये आप लोगों को बताना हो, न्यूमेरिकल कभी कभी पूछा जाता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिंदु आवेशों का जो निकाय दिया गया होगा, पहले उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो आप लोग को बताया ही गया है कि कैसे हम लोग निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे। और जब निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोग कैलकुलेट कर लें तो जितनी विद्युत स्थितिज ऊर्जा आएगी वही एजेंट के द्वारा किए गए कार्य के बराबर हो जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए ये, अगर मान लीजिए बिंदु आवेशों का कोई निकाय हो तो निकाय के विन्यास में परिवर्तन हो सकता है ना। जैसे देखिए, मान लीजिए यहां तीन बिंदु आवेशों का निकाय Q3 Q1 Q2, देखिए ये तीनों बिंदु आवेश कहां है, त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित। विन्यास बदलना है, कैसे बदलेगा विन्यास, अगर सभी आवेशों को एक ही सीधी रेखा पर रख दिया जाए, Q2 Q1 Q3, क्या किया गया, Q3 को यहां से उठा के और यहां ला दिया गया। तो अब यहां पर विन्यास वही रहा जो बदल गया, विन्यास बदल गया। पहले विन्यास में आवेशों की व्यवस्था अलग है और दूसरे विन्यास में आवेशों की व्यवस्था अलग है। इसमें आवेश एक ही सरल रेखा पर है। तो विन्यास बदलने के दौरान अपने आप तो बदला नहीं होगा, बदलने वाला कोई होगा। तो विन्यास बदलने के दौरान एजेंट कितना कार्य करेगा या एजेंट को कितना कार्य करना पड़ेगा, ये जब कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, विन्यास बदलने से निकाय के विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा ना।
तो सबसे पहले विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कैलकुलेट कर लेंगे और विद्युत स्थितिज ऊर्जा में जितना परिवर्तन आएगा वही निकाय के विन्यास में परिवर्तन के दौरान एजेंट के द्वारा किए गए कार्य के बराबर हो जाता है। क्लियर हो गया? तो आज हम लोग इतना ही रहने दें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को क्या पढ़ना है, विद्युत विभव के बारे में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास के लिए। ठीक है? और विद्युत विभव इतना बढ़िया टॉपिक है, इसकी जरूरत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो है ही, आगे जब पढ़ेंगे हम लोग करेंट तो वहां भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव की और विभवांतर की जरूरत होगी। इसलिए आप लोग जब नेक्स्ट वीडियो विद्युत विभव, जब आप लोग को विद्युत विभव से रिलेटेड वीडियो जब दिया जाए तो उसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, समझना है। लेकिन आज का जो वीडियो है, आज जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, आज के वीडियो अगर आप लोग अच्छे से नहीं समझते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग को बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। ठीक है? इसलिए आज का जो भी क्लास है उसे आप लोग ध्यान से समझेंगे, देखेंगे। ठीक है?